हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2016 का पर्यावरण अध्ययन 1 से 5 तक का सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। फर्स्ट नंबर पर है सेवा, सेकेंड नंबर पर है वेतन, थर्ड नंबर पर है गर्व और फोर्थ नंबर पर है छात्रों का विश्वास। तो इसमें देखिए, पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं। देखिए, कुम्हार का मतलब ये होता है कि शिक्षक अपने छात्रों को खुद से बनाते हैं, जो न सिर्फ उनके छात्रों के जीवन को आकार देते हैं, बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकें और अपने आप को काबिल बना सकें। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक। तो ए आपका ऑप्शन है सिद्धांत, बी ऑप्शन है कानून, सी ऑप्शन है खोज और डी ऑप्शन है मूल संकल्पना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत क्यों हो जाता है? सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। कैसा अनुभव जुड़ा होता है? तो प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का ज्ञान हो जाता है, यानी कि जानकारी हो जाती है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है यानी सही है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, या विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, या व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सी? तो विचार गोष्ठी और कार्य योजना। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यहाँ पे नहीं है वो बताना है। यहाँ जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उस पे आप लोगों को ध्यान देना रहता है, क्योंकि नहीं पे क्या होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं और जो राइट आंसर होता है उसी पे टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे रॉन्ग पूछ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव पूछ रहे हैं, तो हमें नेगेटिव बताना है कि कौन सी नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। तो इसमें हो जाता है हीलियम, जो कि नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हीलियम में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हम लोग देखिए इसको कर चुके हैं। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो जूल हो जाता है, डेसिबल हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, नैनो इकाई हो जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो डेसिबल से। डेसिबल, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए, इसमें क्या है, ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। कितने डेसिबल? तो 80 डेसिबल। और सामान्य श्रवण शक्ति वाले के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है और 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद
75 डेसिबल साधारण तेज और 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। तो इस तरह आपका देखिए जो ये आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, तो डेसिबल। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, तो लेपीस से यू आकार की घाटी या वी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है यानी कि स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, तो यू आकार की घाटी यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से यानी कि जो ये नदियां हैं, ताप्ती हो गया, सुवर्णरेखा हो गया, नर्मदा हो गया और सिंधु हो गया, तो इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें हम समझ लेते हैं सबसे पहले, स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भारत में झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कहाँ, तो झारखंड राज्य में। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें हो जाता है देखिए, ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती है। तो जो ये नदियां हैं यानी कि ताप्ती, नर्मदा और सिंधु, तो ये कहाँ गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरती हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षण द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसमें देख लेते हैं जो राइट आंसर है, यानी कि देखिए उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ये राइट आंसर हो जाता है। और जो ये आपके ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना या खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, तो किसी बच्चे पर आप प्रतिबंध लगाएंगे तो ये चीज़ तो गलत हो जाती है। उसके बाद उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। अगर आपने क्या किया, लिखित जानकारी माता पिता को दे दी, तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं ना। तो इसलिए सबसे जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। क्योंकि जब आप क्या करेंगे, जब आप कारण जान जाएंगे और उसको मार्गदर्शन देंगे तो उसमें सुधार होगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो भोपाल हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शहर झीलों का शहर कहलाता है वो भोपाल कहलाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश, यानी कि भारत का हृदय किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश देश विदेश पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। किन के लिए जाना जाता है, तो देश विदेश में पर्यटन स्थल के लिए, खान पान के लिए, शिल्पकारी के लिए और बुनकरों के लिए भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है। कहाँ की राजधानी भोपाल है, तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो भोपाल को। इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो इसमें ऑप्शन है लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका भूमध्य सागर हो जाता है। कौन सा, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यानी कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करने की बात हो रही है। तो कौन सा सागर, तो भूमध्य सागर है। और इसमें देख लेते हैं, देखिए भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है,
ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य यूरोप के बीच स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को या 7 दिसंबर को या 30 मार्च को या 22 अप्रैल को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। ओजोन परत के क्षरण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? यानी कि ओजोन परत की क्षरण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया और यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम था। किसका थीम था ओजोन दिवस? तो 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं या अपघटन कर्ता होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी यानी जो शाक सब्जी खाते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और जो द्वितीय उपभोक्ता यानी मांसाहारी, जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। तो अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोजीवी कवक और जीवाणु आपके हो जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो इसमें आंसर देख लेते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल यानी कि वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हाइड्रोजन हो गया या कोयला हो गया। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। ईंधनों में हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण यानी जो वातावरण को दूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायुपोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन है यानी कि हाइड्रोजन वो राइट हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, चीन में पाया जाता है या ब्राज़ील में पाया जाता है? तो जो आपका संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा है वो पाया जाता है चीन में, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
इसमें पांडा को चीनी भाषा में झियांग माओ क्या कहा जाता है? तो झियांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन यानी WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर वो आपका सी ऑप्शन यानी कि चीन हो जाता है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो इसमें है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि जो गैस थी जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसमें क्या हुआ, देखिए भारत के मध्य राज्य के यानी मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर के 3 दिसंबर कब? तो 3 दिसंबर 1984 यानी 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखानों से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से कितने? तो 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और बहुत सारे लोग क्या हो गए थे? अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? इसमें है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों यानी कि 25 दिसंबर में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलियाई दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28 से 29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यानी देखिए पूरे संसार में लगभग छुट्टी रहती है और यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। या कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। इसलिए आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो हाथी का, सांप का, गेंडा का या शेर का? तो जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है वो शेर का करता है। किसका करता है? तो संरक्षण शेर का करता है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? तो 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। किनका संरक्षण किया जाता है? तो जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा इस वन्य अभयारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां भी मिलती हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन यानी कि शेर हो जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है?
तो महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन। तो कहाँ की बात हो रही है कि प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों की बात हो रही है तो कैक्टस जो आपका हो जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। कैसी वनस्पति है? तो प्राकृतिक वनस्पति है या सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं और इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है ग्रीन मफलर संबंधित है तो मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से है। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख लेते हैं इसके बारे में। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे या औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों से 4 से 6 पंक्तियां, कितने? तो 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके, क्योंकि पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचाने से रोकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखिए ग्रीन मफलर संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। क्वेश्चन है भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है तो सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है। तो इसमें आपका हो जाता है, यानी कि भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है तो आपका ए ऑप्शन यानी कि सूर्य हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो वरुण का है, बुध का है, शनि का है या शुक्र का है। तो टाइटन किस उपग्रह का किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन तो शनि का है। किसका है? तो शनि का है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें देखिए देख लेते हैं थोड़ा सा, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। सौर मंडल में शनि आकार से दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह कितने हैं? यानी कि 62। शनि के कितने उपग्रह हैं? तो 62 यानी कि 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का कैसा उपग्रह है? तो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना, सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख यानी कि और प्रमुख उपग्रह मीमांसा, एनसी, टेथिस, डियोन, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे है। और बुध और शुक्र ग्रहों की कोई उपग्रह नहीं है। किसके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। और वरुण के 13 उपग्रह हैं। वरुण के कितने उपग्रह हैं? तो वरुण के 13 उपग्रह हैं। इसमें ट्रिटोन व मेरिड प्रमुख है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है, यानी कि टाइटन किस उपग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो कपास हो जाता है, जट्रोफा हो जाता है, गन्ना हो जाता है या आलू हो जाता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल जट्रोफा हो जाती है। क्या हो जाती है? तो जट्रोफा हो जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जट्रोफा क्या है? तो जट्रोफा बायोडीजल की फसल है या भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों में 25 से 30 तक तेल निकाला जाता है। तो देख लीजिए इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि जट्रोफा। क्वेश्चन है
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसमें है 1982 या 1986 या 1992 या 1996। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये पारित हुआ 1986 को। कब हुआ? तो 1986 को, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। और इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं। इस अधिनियम में कितनी धाराएं? तो इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं और जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में बांटा गया है? जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया। और यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू किया गया। तो इस अकॉर्डिंग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986। उसके बाद क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन का कारण है। तो हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कमी या वनों में वृद्धि। तो इसका जो आंसर हो जाता है, यानी कि भूमंडलीय तापन का कारण है तो वनों में वृद्धि आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम या शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या आपका सवाना बायोम। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। निम्नलिखित में से देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार यानी सदाबहार वर्षावन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। कितने डिग्री के भीतर पाए जाते हैं? तो 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व वन जीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाता है तो वो आपका हो जाता है कि इसमें किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जड़ोल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो लावा का निर्माण काली मिट्टी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो काली मिट्टी के द्वारा होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल हो गया, शोभ मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया या आपका हो गया मध्य मंडल। इससे पहले थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंसर पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी डिटेल देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है और इसमें सीरियल वाइज, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि इसके बाद कौन सी मंडल है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल और बहिर्मंडल। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। छोड़ सबको में आया बाहर। तो देखिए छोड़ से आपका क्षोभ मंडल हो जाता है। क्या हो जाता है? छोड़ से आपका क्षोभ मंडल हो जाता है, सबको से आपका समताप मंडल हो जाता है और मैं से आपका मध्य मंडल हो जाता है और आया से आपका आयन मंडल या बाह्य मंडल आप बोल सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही हैं।
और बहिर्मंडल बाहर से आपका बहिर्मंडल हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला मंडल कौन सा है। तो आपका क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर बाह्य वायुमंडल है, या आयन मंडल है, फिर बहिर्गम मंडल है। तो इस तरह से देखिए, वैसे तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में लेकर आएंगे, और हमने इससे संबंधित एक वीडियो भी हमने बनाई है, वायुमंडल की संरचना। आप उस पर भी जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो आपकी हो जाती है, देखिए, समताप मंडल। और समताप मंडल की अगर हम बात कर लें तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, और ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला है, और ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियों हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, और इसमें जो हानिकारक गैसें होती हैं वो पराबैंगनी किरणें, और सबसे खतरनाक किरणें इसकी कौन होती है? तो यूवीसी। इसमें स्किन का कैंसर होता है। किससे स्किन का कैंसर होता है? तो यूवीसी। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो आपका हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि समताप मंडल। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज की सीरीज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो है जल की गुणवत्ता, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 कब? तो 1985 कब? तो 1985 में श्री राजीव गांधी द्वारा कार्य योजना GAP का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन यह 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल रहा। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो जल की गुणवत्ता हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम है, देवदार है, चीड़ है, या ओक है? तो इसका आंसर आपका नीम हो जाता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो आपका नीम हो जाता है। कौन सा? तो नीम हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, और नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। कैसा है? तो पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम एजाडीरा इंडिका है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है, और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर ए हो जाता है, यानी कि नीम, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक आपका देखिए जो 2016 दिसंबर का पेपर है वो आपका सॉल्व हो चुका है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।